डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। जो लेफ्ट ओवर टॉपिक्स थे हम एक बार वो गो थ्रू करेंगे। तो पहला है कि क्या रिलेशन होता है हमारा मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड एक मटेरियल का। अगर अब हम यहाँ पे कंसिडर करें कि एक हमारा लॉन्ग सोलेनॉइड गिवन है, ठीक है, हम वो कंसिडर कर लेते हैं जिसमें क्या है n टर्न्स गिवन है और कैरी कर रहा है करंट I। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड हमें पता है कितनी होती है। तो इनसाइड जो होती है मैग्नेटिक फील्ड वो कितनी होती है सोलेनॉइड की, वो होती है हमारी बी नॉट। अगर हम उसे दें बी नॉट हमारा इक्वल रहता है म्यू नॉट एन आई के बराबर। और अगर ये सोलेनॉइड को हम फिल कर दें किसी मटेरियल से, ठीक है, तो उसकी मैग्नेटाइजेशन हमें दे रखी है m। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा इसके अराउंड। तो नेट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा आ जाएगा इक्वल इनसाइड बी हो जाएगा हमारा बी नॉट जो इनसाइड सोलेनॉइड है प्लस बी जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से है, ठीक है। देन अब यहाँ पे जो ये बी एम है वो क्या डिनोट कर रहा है, बी एम हमारा ये डिनोट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है मैग्नेटाइजेशन एम से मटेरियल की, और जो बी एम है वो इंक्रीज करता है विद एम, यानी कि जो ये बी एम है वो इंक्रीज करेगा अगर मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगी। तो उसको हम ये देख सकते हैं कि बी एम जो हो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स एम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी नॉट प्लस म्यू नॉट एम, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट हमारा जो अब ये एक रिलेशन आ गया तो इसके बेस्ड कई बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड या इंटेंसिटी क्या होती है हमारी मैग्नेटाइजिंग फील्ड की, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं H से, ठीक है। ये डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। मैग्नेटाइजेशन M जो है अगर किसी स्मॉल रीजन इनसाइड द मटेरियल वो इसलिए अराइज होता है क्योंकि पहले तो उसमें एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे कि करंट हो गया सोलेनॉइड में, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो फील्ड जो प्रोड्यूस होता है बाय मैग्नेटिक डायपोल्स और मैग्नेटाइजेशन जो उसकी सराउंडिंग मीडियम होता है, तो दूसरा होता है जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय मैग्नेटिक डायपोल्स और मैग्नेटाइजेशन जो सराउंडिंग मीडियम में है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये हमारा रहता है फील्ड जो प्रोड्यूस होने मैग्नेटिक डायपोल से। हेंस अगर हम सेपरेट कंट्रीब्यूशन करें नेट फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड बी की है दोनों सोर्सेज से, एक न्यू वेक्टर हमारा फॉर्म हो जाता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो सेपरेट क्या करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल वो इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं H से। और H हमारा डिफाइंड होता है, H हमारा रहता है बराबर B बाय म्यू नॉट माइनस M। ये हमारा रिलेशन रहता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड का। देन इसके बाद अब हमारा आता है बात करने के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिलेशन जो हमारा मैग्नेटाइजेशन M मैग्नेटाइजिंग फील्ड H का होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसमें हमारा जो M होता है वो होता है काई टाइम्स H, जहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं हम काई को, और वो मेजर होता है जो रिस्पॉन्स हो रहा है मटेरियल का टू एक्सटर्नल फील्ड H, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जो रेशियो होता है मैग्नेटाइजेशन का जो इंड्यूस हुआ है इस मटेरियल का उसको हम क्या कहते हैं मैग्नेटिक
सक्सेप्टिबिलिटी, यानी कि रेशियो हो गया ये मैग्नेटाइजेशन जो इंड्यूस हुई है बाय एक मटेरियल में टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? चलिए वो देखते हैं कि क्या होता है हमारा। अभी हमने रिलेशन निकाला था कि B जो है वो हमारा बराबर होता है म्यू नॉट 1 प्लस काई टाइम्स H। ठीक है, अगर हम ये अज्यूम कर ले कि 1 प्लस काई जो है ये हमारा म्यू आर है, जो कि क्या कहलाया जाता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी एक मटेरियल की। ठीक है, ये कहलाई जाती है, जहाँ पे अब इसको चेंज करके लिख सकते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर H। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी पता है कि ये जो वैल्यू होती है इक्वल होती है म्यू की, यानी कि एब्सोल्यूट जो परमिएबिलिटी होता है इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाती है, B हमारा हो जाता है म्यू टाइम्स H के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। तो SI यूनिट जो हमारी वैल्यू, अब मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ गई ना, ये वैल्यू हमारी आ गई जो कि मैग्नेटिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होती है। अब SI यूनिट जो होती है हमारी H की, मैग्नेटाइजिंग फील्ड की या मैग्नेटाइजेशन की, वो क्या होती है, वो हमारी होती है एम्पियर पर मीटर। अगर इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में देखें तो H जो है एक्सप्रेस किया जाता है एम्पियर टर्न्स पर मीटर, जो कि इंडिकेट क्या करता है कि कितना इफेक्ट हो रहा है नंबर ऑफ टर्न्स का इन सोलेनॉइड जो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमारा जो टर्न्स है वो रेफर करता है नंबर, और इसलिए ये चेंज नहीं होता डायमेंशनल एक्सप्रेशन इसका। और काई यानी कि मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी की जो होती है, काई जो होता है ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, तो इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती, इसकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। और एक अगर एब्सेंस है एक मैग्नेटिक मटेरियल का इनसाइड द सोलेनॉइड, तो हम H को क्या लिखते हैं, N टाइम्स करंट I। ये तब होता है एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड सोलेनॉइड। ठीक है, ये हमारा वैल्यू हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है मटेरियल की, उसके बारे में अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा। नेक्स्ट यहाँ से हमने सब बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली है, अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ये क्या होता है, चलिए। मैग्नेटिज्म इज द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सारे मटेरियल जो हैं वो पोजेस करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो ग्रेटर हो या लेसर एक्सटेंट की हो, और ये डिपेंड करता है उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड म्यू आर और एक्स आर पे। ठीक है, जो सारे मटेरियल का क्लासिफाई होता है इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में डिफाइंड होता है, जैसे पैरा, ठीक है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड देन फेरोमैग्नेटिक। मटेरियल की जो प्रॉपर्टी इनको डिस्टिंग्विश करती है उनको हम इस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे कि कैसे इनके डिफरेंसेस इनकाउंटर किए जाते हैं। पैरामैग्नेटिक जो होता है ये हमारी वीकली अट्रैक्ट होती है मैग्नेट से, और ये वीकली अट्रैक्ट होती है, और वहीं पे डाया जो होती है ये वीकली रिपेल होती है। और जो फेरो है वो क्या होती है, वो हमारी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती है बाय मैग्नेट्स। पैरामैग्नेट जो एटम्स होते हैं वो पोजेस क्या करते हैं, स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट। और डाया के केस में क्या होते हैं, ये कोई सा भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं शो करते। और यहाँ फेरो में क्या होता है, वहीं पे फेरो में वेरी लार्ज मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। ठीक है, देन
जो म्यू आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है, वो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इक्वल नहीं रहता है, ये क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। और वहीं पे ये जो है हमारा डाया, उसके लिए म्यू आर जो है स्लाइटली लेस देन 1 होता है, और ये जो होता है म्यू आर जो होता है ये ग्रेटर देन 1 होता है, पर यहाँ ये लार्जली होता है। पारा के केस में स्लाइटली होता है, पर फेरो के केस में क्या होता है, ये लार्ज रहता है। काई आर जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो हमारी क्या होती है, स्मॉल होती है और पॉजिटिव रहती है। वहीं पे डाया के केस में क्या होती है, काई आर जो है वो स्मॉल तो होती है पर ये नेगेटिव रहती है, और फेरो के केस में क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी जो है लार्ज होती है और पॉजिटिव रहती है। ठीक है, ये हमारे डिफरेंसेस हैं। देन डिफरेंस आता है हमारा, काई आर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्यूरीज लॉ भी। और ये पैरामैग्नेटिक के केस में होता है। डाया के केस में क्या होता है, काई आर जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है टेम्परेचर टी के। और फेरो के केस में क्या होता है, काई आर जो है वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, बट टी जो है ये तभी होता है जब टी हमारा छोटा रहेगा क्रिटिकल टेम्परेचर से। और इसका रेशियो कितना बनता है, काई आर हो जाता है 1/T - TC। ये होता है तब जब हमारा जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर होगा क्रिटिकल टेम्परेचर से। ये क्यूरी टेम्परेचर कहलाया जाता है, क्रिटिकल नहीं, क्यूरी टेम्परेचर से। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तीनों की कैटेगरी में। पैरामैग्नेटिक जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीज हो गया, ऑक्सीजन हो गया। वहीं पे हमारा डायामैग्नेटिक जैसे हमारा जिंक, कॉपर, हाइड्रोजन, H2O। फेरो जैसे कि हमारा Fe, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इस तरीके का। यहाँ पे जो है हम कोई सा भी हिस्टेरेसिस नहीं देखते, अभी हम हिस्टेरेसिस के बारे में पढ़ेंगे। और इधर हम यहाँ पे भी डायामैग्नेटिक के केस में भी हिस्टेरेसिस नहीं देखते, हम हिस्टेरेसिस सिर्फ देखेंगे फेरोमैग्नेटिक के केस में, मटेरियल के केस में। ये हमारा एग्जिबिट क्या करता है, हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस क्या होता है अब हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। अभी हमने क्यूरी टेम्परेचर के बारे में देखा था। अब अगर हम देखें, अगर हमें दिया हो कि क्यूरी टेम्परेचर से अबव हम बात करें तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट होती है डायपोल की और वो लॉस्ट हो जाती है, बट जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होते हैं एटम के वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। इस तरीके से मैग्नेट की जो होता है वो कैसे बिहेव करता है, पैरामैग्नेट तरीके से। तो अगर ये हमारा ग्राफ बनाएंगे 1 ससेप्टेबिलिटी एंड टेम्परेचर, तो इस तरीके से ये जो टेम्परेचर जो टच कर रहा है ये हमारा क्या होता है, क्यूरी टेम्परेचर। और ये कब शो होता है, ये सिर्फ पैरामैग्नेटिक के केस में मटेरियल शो करते हैं। और जो वेरिएशन होता है ससेप्टेबिलिटी का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। ठीक है, और जैसा कि इस फिगर में शो हुआ है। ठीक है, क्यूरी टेम्परेचर जो है आयन का वो हमारा क्या होता है, अब TC आयन की बात करें, अच्छा ये जो शो होता है ना, ये हमारा शो होता है सिर्फ फेरोमैग्नेटिक के केस में। ठीक है, और अबव TC अगर हम बात करें तो जो डायपोल्स होते हैं वो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, और ये सिर्फ तब होता है जब हमारा पैरामैग्नेटिक रहता है। और TC क्यूरी टेम्परेचर जो आयन का होता है वो कितना होता है, 1043 केल्विन। वहीं पे कोबाल्ट का क्या होता है, TC वो होता है 1423 केल्विन के इक्वल। ठीक है, अब इन सब के बाद अब हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस के बारे में। हिस्टेरेसिस कर्व क्या होता है हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए, ये हमारा हिस्टेरेसिस कर्व कहलाया जाता है। जब फेरोमैग्नेटिक स्पेसिफिन को हम लेते हैं एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो जो लैग बिहाइंड करती होती है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस। तो ये हमारा डिफाइन किया जाता है लैग, जो लैग बिहाइंड हो रहा होता है फेरोमैग्नेटिक के केस में मैग्नेटाइजेशन का विद मैग्नेटाइजिंग फील्ड H।
जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम एक साइकिल के थ्रू मैग्नेटाइजेशन के लेते हैं तो इंटेंसिटी जो होती है रिमेनिंग स्पेसिमेन की, इवन जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज़ीरो है उसको भी रेजिडुअल इंटेंसिटी रहता है मैग्नेटाइजेशन का। अब जब इस साइकिल के थ्रू फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लिया जाता है तो जो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग होती है यानी कि रिवर्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो होती है वो प्रोड्यूस क्या करती है, रिक्वायर्ड रिड्यूस कर देती है रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन को ज़ीरो। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएर्सिव फील्ड। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो इसमें हमारा आता है कोएर्सिव फील्ड, जिसको हम एम किससे डिनोट करते हैं, तो एक हमारा फील्ड हो जाता है, एक हमारा यहाँ फील्ड रहता है कोएर्सिव फील्ड, ठीक है, और एक होता है रेजिडुअल इंटेंसिटी। एक हमारा क्या कहलाया जाता है यहाँ पे, रेजिडुअल इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमारा जो है कोएर्सिव फील्ड के लिए कहलाया जाता है। फिर यहाँ पे हमारे दो टर्म्स आते हैं, रिटेंटिविटी, आपने कहीं पढ़ा होगा इसके बारे में कि ये एबिलिटी है कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रिटेन करे मैग्नेटाइजेशन इवन जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है रिमूव कर दे। अगर हमारा एच जो है वो रिमूव हो जाए तब भी उसमें हमारा एम जो मैग्नेटाइजेशन रहता है वो थोड़ा रहता है। वहीं पे कोअर्सिविटी क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक मटेरियल की जो डिटरमाइन क्या करती है, कोअर्सिव फील्ड जो रिक्वायर्ड है कि वो हमारा मैग्नेटाइज करे। तो ये हमारा यूज़ होता है डी मैग्नेटाइज के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस हमारे इस कर्व का ये है, इस एमएच कर्व का एरिया जो होता है हिस्टेरेसिस लूप का फेरोमैग्नेटिक स्पेसिमेन का, वो मेजर क्या करता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ जो एरिया होता है एमएच कर्व का वो हमें क्या देता है, लॉस बताता है ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, जो एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन की है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। और जो वर्क डन होता है कि वो ओरिएंटिंग कर रही है एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल की यूजिंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं होती साइकिल में। तो जो एनर्जी लॉस रहता है हिस्टेरेसिस का लॉस का, वो अपीयर कैसे करता है, वो हीट के फॉर्म में अपीयर करता है। और ये जो स्टडी है हिस्टेरेसिस की लूप की, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, हिस्टेरेसिस की जो हमारी स्टडी है लूप की, वो ये बताती है कि आइडेंटिफाई कर सके हम सूटेबल मटेरियल परमानेंट मैग्नेट के और ट्रांसफॉर्म कर सके कोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इन सबको। फॉर एग्जांपल अगर एक मटेरियल है जिसकी हाई रिटेंटिविटी और हाई कोअर्सिविटी है, उसको हम कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं एज परमानेंट डायपोल, जैसे कि एल्निको, टिकोनाल, इन सबको। मटेरियल जिनकी लो हिस्टेरेसिस लॉस रहता है वो प्रेफर्ड किए जाते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म कोर के लिए यूज़ किए जाए, जैसे कि परमोलॉय। मटेरियल जिनकी लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोअर्सिविटी होती है, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉफ्ट आयन। तो ये तो हमारा सारा था हिस्टेरेसिस के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब जो है हमारा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करेंगे हम। चलिए, फिर हमारा टॉपिक यहाँ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ अपना मैग्नेटिक फील्ड रखता है अपने आसपास। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्लेस, वो डिटरमाइन की जाती है बाय फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल क्वांटिटीज़। जैसे कि अर्थ मैग्नेटिक एलिमेंट्स कहते हैं एट दी प्लेस, वो होती है हमारी डेक्लिनेशन डेल्टा, डिप थीटा इंक्लिनेशन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड BH। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हमारा BH है, ठीक है, इधर हमारा क्या डिफाइन किया जा रहा है, इधर हमारा BY है और इधर हमारा BX है, और ये जो है ये एंगल हमारा थीटा है, और इधर जो है हमारा ये डेल्टा गिवन है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा ज्योग्राफिकल मीडियम के लिए होता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कर्व आप समझ सकते हैं। यहाँ से जो हमारा इस तरीके से ये जो आएगा कर्व, अगर हम इसको एक्सटेंड करें और देन इसको हम अगर इस तरीके से एक्सटेंड करें तो ये हमारा पार्ट कहलाया जाता है जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, और ये हमारा कहलाया जाता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो BH को हम कैसे लिख सकते हैं, BH हमारा सिंपली हो जाएगा BE cos थीटा। ये हमारा BE डिफाइन किया जाता है
ठीक है, और बी वाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ई साइन थीटा, ठीक है। और सिंपली अगर हमें इनका रेशियो निकालना है तो बी ई हमारा नेट कितना हो जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर, ये हमारा बी वी है, ये भी हमारा बी वी है, ठीक है। और tan थीटा हमारा कैसे डिफाइन किया जाएगा, tan थीटा हमारा हो जाएगा इक्वल बी वी बाय बी एच के, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। वी क्या है, वर्टिकल। अगर मैग्नेटिक नीडल फ्री रोटेट करे एक वर्टिकल प्लेन में मेरिडियन के, ये जो मेरिडियन है हमारा, उसमें अगर ये फ्री मूव करे तो कम हो जाएगा, रेस्ट किसके अलाउ करेगी, बी के अराउंड। मैग्नेटिक नीडल को हम फ्री रोटेट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वो किसके अराउंड रेस्ट करेगी, वो हॉरिजॉन्टल बी एच के अराउंड करेगी। और मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटेट करें वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर जो है मैग्नेटिक मेरिडियन के, वो रेस्ट करेगी अलोंग बी वी। फिर हमारे आते हैं मैग्नेटिक मैप्स, वर्ल्ड मैप जो शो करते हैं लाइंस जो पास हो रही हैं प्लेन से हैविंग द सेम पर्टिकुलर इंटेंसिटी, वो जैसे कि आइसोगोनाल्स होते हैं, वो लाइन जो पास करिए प्लेस ऑफ सेम डिक्लिनेशन। एगोनाल्स होते हैं जो लाइन पास करिए थ्रू प्लेस ऑफ जीरो डिक्लिनेशन। इसोकिनाल्स होती हैं जो लाइंस जो पास कर रही हैं प्लेसेस ऑफ सेम इंक्लिनेशन। आइसोडायनामिक होती हैं जो लाइन पास करिए थ्रू प्लेन ऑफ सेम बी एच, यानी कि मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये बेसिक हमें आइडिया देना था आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, तो जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं नीट एग्जाम में, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था हमारा मैग्नेटाइजिंग एंड मैटर का पार्ट 2 का एंड। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।